ओ Sai Ram to all of you. सायरा मैम। Sai Ram. आज हम अपनी क्लास में आपके फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग पेपर का स्वरूप कैसा होगा उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पूरा एकदम से डिस्कस करेंगे तो शायद उतना क्लियरली समझ में नहीं आएगा, और आप सब बच्चे काफी एक्सपर्ट हैं तो आप सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, आप प्री बोर्ड एग्जाम सैम्पल पेपर हिंदी बी और क्लास 10th सेशन डालेंगे 2020-21, तो ये पेपर आपके लिए सुलभ हो जाएगा, आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी आंखों के सामने क्वेश्चन पेपर आ जाने के बाद भी हमें समझ नहीं आता कुछ सेक्शंस में कि करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल, कई बार ऐसा होता है कि आपको किन्हीं दो में से एक प्रश्न करना होता है और आप दोनों करके आ जाते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि हमें अथवा का मायने नहीं पता, हमें अथवा का मायने पता है, लेकिन जब हम एग्जाम दे रहे होते हैं उस समय ऐसा भी होता है कई बार कि हमारा मन दूसरे प्रश्न की ओर चला जाता है या कहीं और चला जाता है, और प्रश्न का उत्तर भी आता है कई बार तो, और कुछ का कुछ लिखाते हैं, और जैसे ही एग्जाम ओवर होता है आंसर शीट अपने शिक्षक को थमाते हैं, तुरंत याद आ जाता है कि आई हैव डन समथिंग रॉन्ग। आपको किसी ने बताया नहीं होता कि आपने गलती की है, एग्जाम रूम से बाहर आते ही आपको अपनी, है ना, कहेंगे बेवकूफी का एहसास होता है, बट एक्चुअली वो बेवकूफी नहीं होती। वो कोई भी बच्चा जानबूझकर अपने नंबर गंवाना नहीं चाहता, ये तो क्लियर है ना। तो मानव मन है, कई बार सब कुछ आता है लेकिन एकाग्रता कभी भंग हो जाती है, कभी कुछ नहीं तो इन्विजिलेटर के मूवमेंट के चक्कर में ही हमारी एकाग्रता भंग हो जाती है। जैसा हमारा, मैंने खुद भी एज अ स्टूडेंट ये अनुभव किया है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एग्जाम देते समय आपको प्यास लगने लगती है और आप बहुत कोई इंपॉर्टेंट आंसर लिख रहे हो, तो आप अब आपके मन में ना द्वंद्व चलता है कि पानी पीऊं या आंसर कंप्लीट करूं, है ना, वॉशरूम जाऊं या आंसर कंप्लीट करूं। तो बहुत 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 अच्छे बच्चे भी, हालांकि बच्चे सभी अच्छे होते हैं, या अच्छे से आशय है जिनको 100% सिलेबस पता है, क्वेश्चन आंसर याद है, सब कुछ पता है, उनसे भी ऐसी गलती हो जाती है। तो यदि हम एक बार पहले से ये डिस्कस कर लेंगे कि स्वरूप कैसा होगा, तो आपको वहां चिंतन में उतना समय शायद नहीं लगेगा। सिर्फ इस वजह से मेरा मन हुआ कि मैं आपके पूरे एग्जाम पेपर को टुकड़ों में डिवाइड कर लूं। यदि आपको पता हो, कभी आपने अपने सीनियर्स के क्वेश्चन पेपर देखे हो, देखने की कोशिश की हो कि 10th का पेपर कैसा आएगा अलग अलग सब्जेक्ट का, क्योंकि जो बच्चे ज्यादा जागरूक होते हैं ना वो बहुत पहले से देखने लगते हैं। दीदी दिखाओ तो पेपर कैसा था, भैया दिखाओ तो ना मैथ्स का कैसा आया, साइंस का कैसा आया, हिंदी का कैसा है, सो एंड सो। तो पहले जो पेपर फॉर्मेट था उससे अब काफी डिफरेंट है। पहले 4 सेक्शन हुआ करते थे, अ व स द। अब आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को 2 हिस्सों में बांटा गया है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था 2 हिस्सों में बांटा गया है, जिसे हम अ और ब कह रहे हैं। ठीक है, तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि अ सेक्शन में क्या होगा, ब में क्या होगा।
आज मैं आपसे स्पेशली बात कर रही हूं, आप और हम दोनों मिलकर एक लंबे समय से जो पाठ पढ़ रहे हैं, पाठ्यक्रम में समाहित स्पर्श और संचयन दोनों किताबों में निहित जिन पाठों को हम बड़ी एकाग्रता से पढ़ रहे हैं, उनमें से कैसे पूछा जाएगा। एम आई क्लियर टू ऑल? यस मैम। एम आई ऑडिबल एंड सब बात मेरी समझ में आ रही है ना? आराम, कोई दिक्कत नहीं है, खूब आराम से बात करनी है। मेरी बात के बीच में अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ पूछना है तो यू आर फ्री टू आस्क। अभी आप मुझे, है ना, मुझे मेरी आवाज को रोक कर आप पूछ सकते हैं कि मैम आपने ये जो कहा इसका क्या मायने है या क्या मतलब है। ओके, तो मैंने आपको व्हाट्सएप पे सेंड किया था ना? तो यस मैम। एक खंड है आपका अ, जिसे नाम दिया गया वस्तुपरक। एक आपका खंड है ब, जिसे नाम दिया गया वर्णनात्मक। क्लियर? अ खंड में मल्टीपल चॉइस यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। क्लियर? व खंड में डिस्क्रिप्टिव यानी वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। अब इस तरह से नहीं डिवाइड किया कि अखंड अपठित, ब खंड पाठ्यपुस्तक, स खंड व्याकरण और नेक्स्ट डी या द खंड रचनात्मक लेखन। इस तरह से डिवाइड नहीं किया है, राइट? तो एक सेक्शन है पूरा का पूरा जो है वस्तुपरक। वस्तुनिष्ठ प्रश्न वहां होंगे जिसके अंतर्गत अपठित और क्या होगा? अपठित होगा, पठित भी होगा और व्याकरण होगी, राइट? और जो वर्णनात्मक है उसमें पठित होगा और रचनात्मक लेखन होगा। क्लियर? तो अब हम आज करने वाले हैं बात केवल मात्र पठित की। इस वजह से मैंने आपको जो व्हाट्सएप पे भेजा है, तो प्रश्न नंबर 10 सभी को उपलब्ध है जो मैंने भेजा है वो? चेष्टा, रोम्या, यस मैम। यस है ना? क्योंकि कुछ लोग यस करते रहते तो नेचुरली उनके पास तो है, लेकिन सबके पास यानी सभी के पास होना जरूरी है अभी चर्चा के समय। तो आपके समक्ष उदाहरण स्वरूप प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर सॉरी, कितने प्रश्नों के उत्तर? दो। दो। कितने में से? तीन। तीन। ओके, वेरी गुड। अच्छा, अब मेरा प्रश्न है, अभी अभी मेरा प्रश्न है, एक मिनट रुको। ललित, आप हो बेटा क्लास में? अब बताओ, इतना इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, अभी तक ललित की आवाज ही नहीं आ रही है। मीटिंग में ललित है लेकिन बात को सुन नहीं रहे हैं। यही बस चिंता का विषय हो जाता है कि फिर इस डिस्कशन का मतलब क्या है। सिर्फ कुछ लोगों के लिए हम क्लास नहीं आयोजित करते हैं बेटा। ललित नहीं है? ओके। कार्तिक शर्मा? यस मैम। वेरी गुड। कार्तिक, अभी मैंने क्या बताया बताओ? मैम वो पेपर था। बताओ, है ना? ये मुझे पता है आप में से कौन नहीं सुन रहा है।
जो सुन रहे हैं उनके सबके नाम मुझे पता है, और जो नहीं सुन रहे हैं उनके प्रति मेरी चिंता है। अच्छा कार्तिक, ये पता है तुम्हें आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं या कर रहे हैं? क्योंकि तुम थे नहीं इसलिए मैंने Yes, वाले हैं ma'am. शब्द लगाया। Yes, ma'am. सॉरी, रिपीट अगेन। Yes, ma'am. क्या हम आज क्या डिस्कस करने वाले हैं मैम क्लास में? वो फाइनल में कैसे आएगा, क्या आएगा? तो आपको ये बात पता है? यस मैम। डिस्कशन शुरू हो गया है कि नो नहीं मैम। हुआ है? मैम हो अभी गया। शुरू? अच्छा, हो गया। फिर आपने सुना क्यों नहीं? हो गया। हम्म? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब सुनो। मिष्टी, मिष्टी यस जैन। मैम। यस यस मैम। बेटा, आप सुन रहे हो मेरी बात ध्यान से? यस मैम। अच्छा बताओ, अभी मैंने क्या कहा? मैम आपने अभी फर्स्ट क्वेश्चन रीड किया। यस, उसमें मैंने क्या बताया? मैम आपने अभी हम्म, मैम अभी तो आपने कुछ भी नहीं बताया। चलो वेरी गुड। अभी मैंने कुछ भी नहीं बताया, तो फिर अभी स्टार्ट क्या किया मैंने? मैम आपने अभी सिर्फ क्वेश्चन रीड किया और फिर आंसर पूछ रही थी। चलो अच्छा, अब जरा ध्यान से सुनो, ठीक है? यस जेसिका, मैम। जेसिका। यस मैम। यस बेटा, बताओ तो जरा मैंने क्या बताया? मैम आपने ये बताया कि जैसे एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस दिए रहेंगे और क्वेश्चन में लिखा रहेगा कोई से भी 2 को आपको उत्तर करना है। वेरी गुड। मिस्टी, आपको ये बात नहीं समझ में आई? मैम मुझे पता था बट मुझे लगा कि आप शायद आंसर का पूछ रही बेटा हैं। क्यों, मैं अभी आपको क्या बता रही हूँ? मैं आपको अभी ये नहीं बता रही कि किस पार्ट से कौन सा प्रश्न आएगा, ये तो मुझे भी नहीं पता। अभी तो मैं आपको सिर्फ एक स्वरूप बता रही हूँ कि क्वेश्चन पेपर का स्वरूप कैसा होगा। और अभी भी आप लोग ध्यान से नहीं सुन रहे हो बहुत सारे बच्चे। जब अभी आपको तुरंत के तुरंत, अभी तो देर भी नहीं हुई, जब आपको तुरंत मेरी बात याद नहीं है तो फिर इस क्लास के बाद ही आपने भूल जाना है कि मैंने क्या बताया। चलो कार्तिकेय श्रीवास्तव। यस मैम। ओके बेटा, जैसा मैंने अभी बताया कि कोई 3 प्रश्न दिए रहेंगे, तीनों प्रश्न के लिए 2-2 अंक निर्धारित होंगे। किन्हीं 3 में से आपको 2 प्रश्न करने होंगे। एम आई करेक्ट? यस मैम। वो 2 प्रश्न कितने कितने नंबर के होंगे बेटा? मैम वो 2 प्रश्न मैम 2-2 नंबर के होंगे। 2-2 नंबर के होंगे, यानी कुल कितने हो गए? 4। 4। तो जब कभी ऐसा लिखा हो ऊपर कि किन्हीं 2 के उत्तर दीजिए और आपको तीनों ही प्रश्न बड़े अच्छे से आते हैं, बहुत अच्छे से आते हैं, तो कई बार हम लोग ना बड़ी खुशी में तीनों का आंसर लिख जाते हैं। आपको नंबर सिर्फ 2 के लिए ही मिलने हैं। तो जो आप तीसरा एक्स्ट्रा कर दोगे उसमें आपका समय और शक्ति जाएगी, तो वो कहीं और कम पड़ जाएगी। ठीक है? तो अब कार्तिकेय आपसे ही मेरा सवाल ये है कि यदि हमें किसी प्रश्न के लिए 2 नंबर मिलने वाले हैं तो शब्द सीमा यानी लाइंस कितनी होनी चाहिए? शब्द सीमा तो हमने आपको बता दी। मैक्सिमम कितनी लाइन हमें लिखनी चाहिए उसके लिए? मैक्सिमम मैम मैक्सिमम मैम 4 से 5 लिख लीजिए मैम। गुड, 5 से वेरी 8। गुड। बस ये सब बच्चे ध्यान रखें। अब आप लोग ना बहुत ज्यादा खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, आपको तो इतना अच्छा आता है कि आपने उसको 1.5 पेज का लिख दिया। ऐसा आप लोग करते हो ना जब हम कॉपी चेक करते हैं? तो इसी वजह से हम बता रहे हैं कि आप ध्यान दीजिए कि जो भी प्रश्न दिया गया है, पहली बात तो कितने करने हैं, अथवा ऑप्शन में तो ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद आप ये निर्धारित कीजिए कि कितने शब्दों में शब्द सीमा कितनी दी है, और शब्द सीमा के अनुसार अपने लेखन के अनुसार, कोई बच्चे बहुत बड़ा बड़ा लिखते हैं, एक ही लाइन में 5 या 6 ही शब्द लिखते हैं, कोई बच्चे बहुत क्लोज लिखते हैं एकदम आराम से जमा जमा के, वो एक लाइन में कम से कम 8 से 10 शब्द लिख देते हैं। तो अब वहां गिनने नहीं बैठना है कि लिख लिया उसके बाद हम गिन रहे हैं 25 और 26 और 30 और 31, ऐसे नहीं करना। अंदाज, अपने लेखन के अंदाज से आपको
मिनिमम मिनिमम 4 और मैक्सिमम 6 लाइंस लिखनी है, इससे ज्यादा नहीं। इज इट क्लियर? है ना? तो अब ये जो 6 लाइन है वो 4 में ही काफी है, ये निर्धारित करेगा आपके लिखने का तरीका। यदि आप सटा सटा के लिखते हैं, पास पास लिखते हैं, तो 4 लाइन काफी है। आप खुला खुला बहुत दूर दूर लिखते हैं तो 6 लाइन काफी है। तो जस्ट डिसाइड योरसेल्फ, है ना? अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग कीजिए और अनावश्यक ना लिखिए, अच्छा लिखिए, व्यवस्थित लिखिए। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर लगभग 60 से 70 शब्दों में लिखिए। इसके लिए निर्धारित है 4 अंक। आपको देखो यहाँ पे एक चॉइस भी नहीं है, इसमें ऑप्शन नहीं है, एक ही प्रश्न दिया जाएगा और वो करना ही है, उसमें आपके पास विकल्प नहीं है। क्लियर? यस तो मैम। और प्रश्न देखो कितना अच्छा है, प्रश्न रटा रटाया नहीं है, आपकी समझ पर आधारित है। इसलिए जो बच्चे ये सोचते हैं कि हमने रट लिए प्रश्न और एग्जाम टाइम पे हम घूंट के पी जाएंगे, तो ध्यान रखिए ये जरूरी नहीं है कि वही प्रश्न आए जो पाठ के पीछे दिए होते हैं, पाठ के अंत में दिए होते हैं। प्रश्न बनाकर भी आ सकता है, आपकी समझ और आपकी, है ना, आपने कितना समझा है उस बात को। जैसा मैं अपनी हर क्लास में कहती हूँ, आप लकीर के फकीर बन के जो लिखा है सिर्फ उसको मत पढ़िए, आप जो पढ़ रहे हैं, आपको जो समझाया जा रहा है, उसे अपने जीवन से जोड़िए, है ना? उसके 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 सारांश को, उसके संदेश को ग्रहण कीजिए। जब आपने ऐसा कर लिया है, अब आपके लिए दिए हुए प्रश्न का उत्तर देने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या प्रश्न है? मनुष्यता पाठ जो काव्य से है, अब कहाँ दूसरे से दुखी होने वाले पाठ, दोनों का संदेश, दोनों का केंद्रीय भाव एक ही है। तो ये आप इस प्रश्न का उत्तर आप तब लिख पाएंगे जब आपको पता है कि मनुष्यता पाठ का संदेश क्या है और अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले पाठ का संदेश क्या है, दोनों की कथा वस्तु क्या है, तभी आप लिख पाएंगे। ओके? अच्छा, अब आप ऐसा कोई और पाठ बता सकते हैं अपना जो कहीं मैच करता हो काव्य से, गद्य से, संचयन से? किसी को कुछ याद है? वेरी गुड, यस अनुष्का, सबसे मैम पहले संचयन के ही दोनों एक दो पाठ हैं, सपनों के से दिन जिसमें उनके बचपन के बारे में बताया था, और टोपी शुक्ला उसमें भी ऐसे ही है कि बचपन के दिन जब वो खेलते थे, इन सब के बारे में है। तो हम अच्छा, प्रश्न कैसे बना सकते हैं? आप फ्रेम कीजिए क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन बना सकते हैं हम इस पाठ में से? मैम ऐसा शायद एक क्वेश्चन था भी, कहीं मैंने पढ़ा था, शायद इसी सैंपल पेपर में था। नहीं तो कोई नहीं, देखते हैं हमारे बच्चे कितने और क्विक बना। अभी आप तो इस सैंपल पेपर में था या मैंने कहीं पढ़ा था, सबको भूल जाओ, आपको बनाना है। ठीक है? आप एग्जाम पेपर सेट करने वाले हो, आपको बनाना है। तो ऐसा सपनों के करते से हो, दिन व टोपी शुक्ला में की कहानी में दी गई कुछ बचपन की यादों के बारे में बताया है, तो आप उन्हें समाहित कीजिए एक तरह से। ओके गुड, और ठीक है, ठीक है, और कोशिश कर सकते हैं। और क्या कोशिश हो सकती है? अपनी यादें बताइए बचपन की, अच्छा, इनसे थोड़ा सा। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आपके दो ही पाठों में, पहले तो इन दोनों में से बताओ, फिर मैं उसको और फिर हम अलग तरह से और पूछेंगे। प्रियांशी, एनी आंसर? अच्छा, मैं बताऊं आप में से कौन? हाँ, यस प्रियांशी, प्लीज स्पीक। मैम सपनों के से दिन के लेखक व टोपी शुक्ला की बचपन की एक जैसी बातें लिखी है, जो उन दोनों में समानताएं थी। अच्छा, सपनों कैसे दिन का नायक कौन है, मुख्य पात्र? ये पता है, ये एग्जाम में तुरंत याद आना चाहिए, तभी होगा ना। सपनों कैसे दिन में, अच्छा, आप आत्मकथा
और जीवनी में अंतर जानते हैं? आत्मकथा क्या होती है? मैम जो हम खुद से लिखते हैं। खुद से तो वो भी लिखते हैं। मैम जो अपने डिफरेंस ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में होता है यस कि यस, एक ऐसा जो हाँ। दूसरा कोई लिखता है और एक जो हमने खुद से लिखी है हमारी स्टोरी। नहीं, आप बस आपके जो सेंटेंस है ना उसमें गड़बड़ है। खुद से तो हम दोनों ही लिखते हैं बेटा। मान के चलो आज मैंने अपनी बायोग्राफी लिखी और आज ही मैंने डायरेक्टर सर के बारे में कुछ लिखा। तो जो मैंने डायरेक्टर सर के जीवन परिचय को लिखा वो तो जीवनी है, वो बायोग्राफी है। और जो मैंने अपने जन्म के बारे में लिखा ये ऑटोबायोग्राफी है। दोनों मैंने खुद से ही लिखी है। तो आपकी जो सेंटेंस में गलती हुई वो बता रही हूं मैं। दोनों मैंने ही लिखी हैं, लेकिन क्या अंतर है? जब लेखक अपने बारे में, है ना, स्वयं अपने बारे में लिखता है, अपने जीवन के बारे में लिखता है, लिखने वाला तो वही है। जब लेखक स्वयं अपने जीवन का परिचय लिखता है तो ये आत्मकथा है। और जब लेखक दूसरे के जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं को, है ना, और सूचनाओं को संकलित करता है, लिखता है, तो ये जीवनी है। क्लियर? अब मैं आपसे पूछ रही हूँ जो सपनों कैसे दिन पाठ है, इसमें लेखक ने अपने बारे में लिखा है या किसी और के बारे में? अपने बारे में। है ना? तो ये कैसा हो गया अपने लेख? बारे में। ये आत्मकथात्मक लेख है ना? तो जब आप ऐसे देखोगे ना तो आपको कभी भी आप कुछ भी पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा, वेदर इट इज इन इंग्लिश और हिंदी। जब आप जॉन मिल्टन का पढ़ते हो ऑन हिज ब्लाइंडनेस, पढ़ा है किसी ने? जॉन मिल्टन की रचना है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। नो? अच्छा, बहुत अच्छी रचना है। तो हाँ, मैम ये नाम सुना अभी है मैम, हिंदी की क्लास है, मैंने कभी जॉन मौका मिल्टन लगेगा ना नाम तो फिर सुना है। मेरे को याद दिलाइएगा। आई विल डिस्क्राइब अबाउट इट, है ना। आई एम इंस्पायर्ड बाय दिस, बहुत अच्छी रचना है ये, है ना। तो अब ये जब जॉन मिल्टन अपने बारे में लिखते हैं कि कैसे वो ब्लाइंड हुए, उनकी ब्लाइंडनेस के बारे में उनकी क्या फीलिंग्स हैं, तब ये क्या है? उनकी ऑटोबायोग्राफी है। बट व्हेन अ पोइट और ऑथर डिस्क्राइब्स अबाउट समवन एल्स, तो ये फिर बायोग्राफी हो जाती है। ओके, तो सपनों के से दिन में विद्यार्थी जीवन से जुड़े अनुभव और टोपी शुक्ला की अनुभूतियों में क्या समानता है? ठीक है, इस तरह से। अच्छा, हामिद खां आप ही की क्लास में कि 9th में था? 9th में था। अब देखो, हामिद खां 9th में और टोपी शुक्ला, क्योंकि 9th में आप पढ़ चुके हो तो पूछ सकते हैं हम आपसे प्रश्न। टोपी शुक्ला और हामिद खां दोनों पाठ के संदेश में क्या समानता है? हामिद खां से प्रभावित हो गए थे हिंदू, है ना, हिंदू तो सभी हमारे जो भी रह रहे हैं, बट जब वो तक्षशिला गए थे तो एक मुस्लिम जो खाना बनाने वाला था, होटल वाला था, उससे प्रभावित हो गए थे। कौन? लेखक। तो यहाँ हिंदू मुस्लिम प्रेम और टोपी शुक्ला और इरफान के बीच जो आत्मीयता थी, दोनों धर्म और मजहब से ऊपर है। दोनों का आधार एकमात्र प्रेम है, ऐसा प्रेम जो निस्वार्थ है, जो कास्ट और क्रीड, धर्म और संप्रदाय की दीवारों से परे है। लाइक दिस, इज इट क्लियर? यस मैम। इन सब बातों के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। 10th में होने के बावजूद भी आपको पीछे ले जाते हुए। अच्छा, एक और देखो, टोपी शुक्ला का अपनी मां के प्रति जो एक संवेदना थी, उसकी क्या थी बताओ? टोपी शुक्ला क्या सोचता था अपनी मां के बारे में? यस अनुष्का?
मैम जब वो इरफान की दादी से मिला था तो उसे लगा था कि उनकी माँ भी उन्हीं की तरह है, कि वो भी वही भाषा बोलती हैं और वो अपनी भाषा पे शर्मिंदा नहीं है। जिस तरह से दादी नहीं है उस तरह से माँ भी वही बोलते हैं, तो उन्हें एक ही जैसे लगे थे वो, ऐसा था। और और उनकी पिटाई भी होती थी, वो मार करती थी जो। और टोपी उसके शुक्ला बारे में, और हाँ, और क्या और था? और माँ के प्रति एक और क्या संवेदना थी जो बहुत जरूरी है? कोई और मैम बताए? की मैम की उनकी दादी, टोपिक शुक्ला की जो दादी थी, वो अपनी उनकी जो माँ थी, उन्हें जो भाषा वो बोलती थी उसे उन्हें बोलने नहीं देती थी। वैसे ही जो इरफान की दादी थी वो भाषा जो बोलती थी, तो जो इरफान के पिताजी थे वो भाषा नहीं बोलने देते थे। तो दोनों में ये भी समानता है। अब मेरा प्रश्न ये है कि टोपी शुक्ला की अपनी माँ के प्रति जो भावना थी, यानी सहानुभूति, प्रेम, संवेदना, जब उसकी दादी उनको डांटती थी तो उसे अच्छा नहीं लगता था कि मेरी माँ को मेरी दादी बहुत डांटती हैं, काश मेरी दादी भी इरफान की दादी जैसी होती। राइट। इसी तरह से आपने अगर एक कहानी पढ़ी हो ईदगाह, उसमें एक पात्र था हामिद, Yes, जो ma'am. यस मेले मैम, में जाता है, यस मेले मैम, में जाता मैम वो है, चिमटे बताओ। वाली ना? चिमटे वाली। ये हाँ सुना। तो हाँ तो अब जैसे ना टोपी और ईदगाह के, टोपी शुक्ला पाठ के टोपी और, अच्छा इसमें एक और बात है, टोपी शुक्ला का पाठ क्या नाम क्या था एक्चुअल, रियल नेम क्या था उसका? बलभद्र नारायण शुक्ला। अब अगर मान के चलो आपको ये दिया जाए कि टोपी शुक्ला पाठ के बलभद्र नारायण के चरित्र की विशेषताएं लिखो, तो आप में से वो बच्चे जो कभी क्लास में सुनते नहीं हैं, जो सत्यनारायण की जैसे कथा होती है ना, आधे लोग सोते हैं हाथ में चावल और फूल लेके, ऐसे लोग हमारी क्लास में विराजमान होते हैं, उनको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि ये बलभद्र नारायण कौन है। तो यदि ये पूछा जाए कि टोपी शुक्ला के बलभद्र नारायण की जो भावनाएं थी उसकी माँ के प्रति, और ईदगाह पाठ के हामिद की अपनी, है ना, दादी थी उसकी, अम्मी थी, अम्मी। है ना, उसकी अम्मी, आई थिंक दादी थी, दादी मुझे थी, नहीं पता, अम्मी नहीं दादी थी, है ना। तो उनके उसकी उनके प्रति भावनाओं में क्या समानता है? दोनों दोनों बच्चे भावुक हैं, है ना, दोनों प्रेम चाहते हैं, दोनों अपनी माँ के प्रति संवेदनशील हैं। जिस तरह से टोपी को या बलभद्र नारायण को उसकी माँ को दादी के द्वारा डांटा जाना अच्छा नहीं लगता, वैसे ही हामिद को अपनी, एक बार देख लीजिएगा अम्मी है या दादी है, उनका मैम दादी रोटी है, सेकते देखा समय, है ना, मुझे जहाँ तक है ना मालूम है कि दादी है, लेकिन अब एक अम्मी शब्द सुन लिया तो मुझे भी लगता है कि एक बार देखना। तो उनका रोटी सेकते समय उनकी उंगलियों का जल जाना उसे नहीं सुहाता, है ना। इसी वजह से बलभद्र भी इस व्यवस्था में, इस समाज में कुछ परिवर्तन करना चाहता है, और इसी वजह से हामिद खिलौनों का त्याग करके अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदना अधिक, है ना, जरूरी समझता है। तो इस तरह से आपकी सोच, आपकी अंडरस्टैंडिंग ऐसे ना प्रश्न समझ देखते से आपको समझ में आ जाए कि ये, तो आप लोग पुराने ढर्रे पे चलने वाले स्टूडेंट्स नहीं हो, प्लीज रिमेम्बर इट, है ना। आप लोग तो रात में पढ़ा और दिन में सफा, ऐसा वाला अध्ययन करने वाले विद्यार्थी नहीं है, ये अच्छे से मान लीजिए। आप किसी भी सब्जेक्ट में जो भी पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ आपके मानस तक संचित ना रहे, आपके दिल तक उतरे। जब वो दिमाग में रहेगा तो भूल जाएंगे, और जब वो दिमाग के रास्ते से होके दिल तक आ जाएगा और वापस हार्ट से आपके माइंड में जाएगा, तो ये लॉक हो जाएगा, फिर लॉक्ड हो जाएगा। और ये अध्ययन फिर केवल 10th क्लास के लिए नहीं रहेगा, इट विल बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट विल बी
कह सकते हैं रोड मैप टू योर लाइफ। कहीं ना कहीं आपको दिशा निर्देश देता रहेगा। कहीं भी कुछ होगा तो आपको ये डिस्कशन एकदम से याद आएगा, तब तो पढ़ना सार्थक है। अदरवाइज सिर्फ पढ़ो मत, उसे गुनो, मन में उतारो। राइट? तो अभी देखो कितनी सारी बात हो गई, और इतनी सारी बात हो गई और आगे हम बढ़े ही नहीं। तो प्रश्न नंबर 10 में कोई 3 प्रश्न यानी 2 करने हैं, और प्रश्न नंबर 11 में एक ही प्रश्न दिया है और वही करना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 40 से 50 शब्दों में लिखिए। तो यहां पर भी आपको कितने दिए हैं बताओ? 3। और 3 में से कितने करने हैं आपको? 2 अंक निर्धारित कितने हैं प्रत्येक के लिए? 3 प्रत्येक के लिए 3, दोनों के लिए 6। क्लियर? अब ये कितने में लिखना है? जो 2 नंबर का था उससे थोड़ा बड़ा लिखना है। तो जितनी लाइन आपने वहां लिखी थी इसमें कम से कम 2 से 3 लाइन और ऐड कर दीजिएगा। क्लियर? यस मैम। अब इसमें देखो क्या है क्वेश्चन। सपनों कैसे दिन पाठ के लेखक, और वही आप जो भी बता रहे थे, मैंने आगे पढ़ा ही नहीं था। सपनों कैसे दिन पाठ के लेखक और टोपी शुक्ला नामक पात्र का बचपन एक जैसा है। अब क्वेश्चन क्या है? आपके बचपन से इनकी कथा कैसे मिलती है? सारे बच्चों का उत्तर एक सा हो ही नहीं सकता। जिस तरह से आपको ध्यान है, हम लोगों ने फर्स्ट असेसमेंट में क्वेश्चन बनाए थे, उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन थे कि किसी का भी प्रश्न अगर मिल रहा है तो 100% आपने चीटिंग की है, आपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नकल करने के लिए किया है। आपने आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर ली कि शुरुआत के 2 तुम लिख लो, बाद के 2 मैं लिख ले रही हूं या लिख ले रहा हूं, 2 तुम मुझे सेंड कर देना, 2 हम तुम्हें सेंड कर देंगे। आसान बनाओ काम को। ऐसा किया बच्चों ने, तो क्या हुआ? आंसर तो बिल्कुल मैच हो गए। और जबकि प्रश्न क्या था? आपके अनुसार। तो जब वो आपके अनुसार था तो 2 लोगों का आपके अनुसार कैसे हो गया? ठीक है? तो यहां भी यही बात लागू होती है कि लेखक ने जो महसूस किया अपने टीचर्स के बारे में, अपने स्कूल के बारे में, अपने आस पड़ोस के बारे में, अपने परिवार के बारे में, आपको क्या महसूस होता है? आपके जीवन से जुड़ी, बचपन से जुड़ी कुछ यादों के बारे में। तो जैसे ही आपसे ये पूछा जाता है तो एकदम से आपको अपने बचपन की, स्कूल जीवन से जुड़ी कौन सी बात याद आती है? तो वो जो आप शेयर करोगे, वो जो आप लिखोगे, ये आपका अपना मौलिक होगा, आपका निजी होगा, है ना? फिर राम दुलारी की मार से टोपी पर क्या प्रभाव पड़ा? टोपी शुक्ला पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। अब बताओ, दोनों, जैसे टोपी शुक्ला पाठ से रिलेटेड 2 क्वेश्चन हो गए, एक में 50-50 और एक में 100%। महंत और अपने भाई हरिहर काका को, महंत और अपने भाई दोनों हरिहर काका को एक जैसे क्यों लगने लगे? तो ये आप अपने हिसाब से बताएंगे कि दोनों में क्या समानता थी। ठीक है? ओके, यस मैम। क्लियर? यहाँ तक सबको स्पष्ट हुआ? तो प्रश्नोत्तर जहां वर्णनात्मक है वहां पर 2-2 नंबर के 2 प्रश्न करने होंगे, 4 नंबर का 1 प्रश्न करना होगा, 3-3 नंबर के 2 प्रश्न करने होंगे। तो 6 और 4 10 और 6 और 4, हाँ 4 और 4 14। हाँ 4, हाँ इस तरह से एक 6 नंबर का, 6 नंबर में 2 प्रश्न है, 3-3 नंबर के 2, एक प्रश्न 4 नंबर का, यानी 6 और 4 10 और 2-2 नंबर के 2 प्रश्न, यानी 14। तो 14 मार्क्स का इस तरह से आपको लिखने के लिए आएगा। ये संभावित है
यदि थोड़ा बहुत हेर फेर हो जाए तो वहां पे शोर नहीं मचाने की बात है कि ऐसा, लेकिन हाँ ये संभावित होता है, प्रतिदर्श होता है, सैंपल पेपर होता है, बोर्ड का पेपर ये नहीं है, ये दिमाग में रख के चले, ठीक है। तो नेक्स्ट मैंने आपको कौन सा भेजा था, बामीरो के रोदन, बताओ जरा देखकर। यस मैम। यस मैम। है ना, तो अब ये किस में आ गया बेटा, ये आपके वस्तु परक वाले सेक्शन में आ गया है, ये खंड आ में से है, पैराग्राफ दिया हुआ है एक, उसके बाद आपको क्वेश्चन दे दिए। गद्यांश में क्रोध और अग्नि की तुलना क्यों की गई है, 1 नंबर निर्धारित है। ततारा को गुस्सा क्यों आया, बामीरो की मां को दृश्य अपमानजनक क्यों लगा, ततारा बामीरो कथा समाज की किस समस्या की ओर ध्यान इंगित करता है, इंगित करना माने आकर्षित करता है, आग बबूला हो उठने का क्या अर्थ है। तो ये 5 प्रश्न हैं, इनके लिए 1-1 नंबर निर्धारित है। बड़े आराम से एक सजेशन आप सबके लिए, खास तौर से उनके लिए जो गड़बड़ करते हैं, प्रश्न का नंबर है 9। तो आप जब अपनी आंसर शीट में लिखेंगे तो आप डालिएगा डायरेक्ट उत्तर 9, और उत्तर 9 के अंतर्गत पहले का जो उत्तर है बस वो लिख दो डायरेक्ट। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, कॉपी को सजाने के चक्कर में, टाइम पास करने के चक्कर में वो चारों ऑप्शन लिखते हैं, फिर एक बार टिक करते हैं। आई नो, ओके, इसलिए मैं समझा रही हूँ कि डोंट वेस्ट योर टाइम, आप केवल सही उत्तर लिखिए। अब एक और प्रश्न ये आता है कि क्या हम डायरेक्ट ऐसे लिख दें कि पहले का फर्स्ट, दूसरे का फोर्थ, ऐसे लिख दे क्या, ऐसा करते हैं, पहले का आ, दूसरे का द, तीसरे का कोई नहीं, ऐसा मत करो। तो इतने भी कंजूस ना बनो। तो आप प्रश्न मत रिपीट करो कि निम्न गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्पों का चयन करें, ऐसा भी करते हैं जिनका टाइम पास नहीं होता है। और बहुत से ज्ञानी क्या करते हैं, वो पूरा का पूरा पैराग्राफ भी उतार देते हैं, और वो तो शुक्र है ये नहीं लिखते कि मैम प्लीज सॉल्व द गिवन क्वेश्चंस। तो प्लीज आप अपनी बुद्धिमत्ता से काम लीजिए, उत्तर नंबर 9 का पहला और उसका उत्तर लिख दीजिए, दूसरा उसका उत्तर लिख दीजिए, तीसरा उसका उत्तर लिख दीजिए। प्रश्न मत लिखिए, 4-4, 5-5 ऑप्शन मत लिखिए, उत्तर संख्या सही डालिए, है ना, उत्तर संख्या सही डालिए और उसके बाद आप सही लिखिए। क्लियर? तो इसी तरह से एक और मैंने आपको सेक्शन भेजा था, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्पों का चयन कीजिए पठित में से। तो आपने देखा पठित में से 2 गद्यांश दिए और दोनों गद्यांश के आधार पर आपको 5-5 उप प्रश्न दिए, प्रश्न में उप प्रश्न है। अब समझ आ गया आपको जो मैंने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में कि वस्तुपरक प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न में उप प्रश्न होंगे। तो जैसे प्रश्न नंबर 8, उसके अंदर सब क्वेश्चंस हैं 1, 2, 3, 4, 5 and you have to choose the correct one only. unnecessary पूरा पूरा ना लिखिएगा। Is it clear to all? मेरी बात सबको समझ आई? हाँ बेटा। शुभम, हाँ वेरी गुड। सर्वाधिक उपयुक्त मतलब सबसे अच्छा, मोस्ट एप्रोप्रिएट, अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ। जैसिका, अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ, दिए हुए के अनुसार। जैसे उदाहरण के लिए यह आपको दिया है, गद्यांश में मानसिक रोगों के बढ़ने का कारण क्या बताया गया है। गद्यांश में अमेरिका से प्रतिस्पर्धा करना हो सकता है, पाकिस्तान के लिए मानसिक रोग का कारण है, लेकिन आपको उत्तर किसके हिसाब से देना, गद्यांश के हिसाब से, है ना। तो अपनी बुद्धि ऐसे नहीं लगानी कि नहीं हो तो सकता है अमेरिका से प्रतिस्पर्धा करना, लेकिन अभी अमेरिका से प्रतिस्पर्धा नहीं, यहाँ पे क्या बताया सुन लीजिए।
तेज रफ्तार से दौड़ते दिमाग का तनाव, हाँ ये भी होता है, जब दिमाग बहुत तेज चलता है तो होता है। मानसिक रोग, सामर्थ्य से ज्यादा काम करने का दबाव, ये भी होता है। खट्टी मीठी यादों में उलझे रहना, ये भी होता है। एकदम से स्ट्रेस बढ़ जाता है, किसी की कोई फालतू की बात याद आ जाती है। तो अब ये सही तो हमें ये चारों लग रहे हैं, लेकिन सही है कौन सा? कौन सा सही बताओ? जैसे का बताओ, अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ कौन सा सही है? मानसिक रोग क्यों बढ़ते हैं? अमेरिका से प्रतिस्पर्धा करने की वजह से, या तेज रफ्तार से दौड़ते दिमाग के तनाव की वजह से, सामर्थ्य से अधिक कार्य करने के दबाव से, या खट्टी मीठी यादों से? यस अनुष्का? मैम शायद सामर्थ्य से ज्यादा तनाव तनाव वाला, और बताओ, और बताओ। सामर्थ्य से अधिक कार्य करने का दबाव। ठीक है, और कोई बताए? मैम सेकंड ऑप्शन। देखो एक बार फिर से सुनो मेरी बात। हाँ रफ्तार से दौड़ते दिमाग का तनाव। ठीक है, एक बात मेरी फिर ध्यान से सुनो। वस्तुपरक चॉइस होने से पेपर आपको आसान लग सकता है, लेकिन आसान नहीं होगा। ठीक है, कई बार बड़े खुश हो जाते हैं, अरे वाह क्या है, चार चार ऑप्शन तो दिए ही होंगे, निशान लगा देंगे आराम से। लेकिन आराम से निशान नहीं लगा पाओगे, इसीलिए मैंने आपके उदाहरण के लिए एक क्वेश्चन यहाँ पढ़ दिया, और जेसिका ने पूछा ऐसे ही आप सब पूछिए। बट अगली क्लास में अगेन इट्स अ टास्क फॉर यू। आज मैंने सिर्फ आपको तरीका बताया, फॉर्मेट बताया। एक और बात है, वो और कंप्लीट कर दें क्योंकि टाइम हो गया है। इसका उत्तर हम आपको नहीं बताएंगे। आप सारे बच्चे जो मैंने आपको सेंड किए थे, इसी को बहुत अच्छे से पढ़ोगे और अपने अनुसार सारे उत्तर आप निशान लगाओगे। अगली क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। राइट? यस एक और है, प्रश्न नंबर 7 में है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प। तो यहाँ पर काव्यांश दिया आपका कर चले हम फिदा में से, और फिर इसके 5 विकल्प दिए हैं। तो मैंने वस्तु परक में पठित में से एक काव्यांश और 2 गद्यांश, कितने नंबर हो जाएंगे बताओ? 5, 10, 15 हो जाएंगे ना? 15 नंबर यहाँ हो गए, पूरे ही करने हैं ना। ये मैंने नहीं देखा ध्यान से, अभी एक बार देखेंगे कि अनिवार्य है या नहीं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर बामीरू वाला, ठीक है ये करना है आपको, ये भी करना है हमारे जीवन की रफ्तार वाला, और ये भी करना है। यानी ये 4 नंबर का है, सॉरी 4, 5, 5, 5, 5, 10 और 14, 14 यहाँ होते हैं और 14 यहाँ होते हैं, जैसे जो मैंने अभी डिस्कस किया था। तो पाठ्य पुस्तक में से कितने नंबर का पेपर हो गया? 28 आउट ऑफ 80। तो ऐसे आप ये समझते चलिए। इस वजह से मैं धीरे धीरे आपको इस यात्रा पर लेके चल रही हूँ, जिससे समझ में आ जाए बात, वहां गलती ना हो। फिर एकदम से नए तरीके का पेपर देखा, कुछ भी कर रहे हैं, या तो सारे सारे कर दिए या तो सारे छोड़ ही दिए। शांति से, आराम से। कई बार पेपर बड़ा दिखता है लेकिन उतना बड़ा है नहीं वो। जब 4, 4, 5, 5 विकल्प होंगे हर एक में और सारे वस्तु परक होंगे, तो पेपर तो आपको बहुत बड़ा हो जाएगा पढ़ने के लिए। तो इतने साल पहले हम लोग, पता है एक हमारी ये मानसिकता भी होती है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कितने पेज का पेपर है। और जैसे दिखा कि 8-10 पेज दिख रहे हैं, तो पहले ही यहाँ थोड़ी सी, है ना, मनोबल हमारा ठंडा हो जाता है। और कई बार होता है एक ही पेज है बस, आगे पीछे भी नहीं है, एक ही साइड है, और पता चलता है कि वो एक ही साइड वाला बहुत खतरनाक है। लेकिन ये तो बात की बात है ना, फर्स्ट जो इंप्रेशन पड़ता है वो पेजेस से पड़ता है ना? पड़ता है ना कि नहीं? यस मैम, अगर ज्यादा पेज होते तो लगता है कितना लेंदी है, कैसे करेंगे। इतना कैसे करेंगे? पहला सवाल यही आता है, करेंगे कैसे? इतना लेंदी, पहले पढ़ने में ही आधा घंटा चला जाएगा, अब बचे केवल 2.5 घंटे।
ये पहले ही हमारी मानसिकता बन जाती है, बट ऐसा नहीं सोचेंगे क्योंकि आपको पेपर पढ़ने के लिए टाइम दिया जाता है, राइट? तो ओके, अब अगली क्लास में जब मिलेंगे तो आप पैराग्राफ पढ़कर उसके प्रश्नों के विकल्प को समझकर सही उत्तर का चयन करके रखेंगे। डन? यस मैम। अच्छा, यस मैम। अब बताओ ललित है क्या? एक बार फिर पूछ ले, कभी जाग गए हो। ललित है? अभी भी ललित नहीं है, वेरी गुड। कार्तिक शर्मा? मैम वो कार्तिक भी नहीं। मैम ललित क्लास में ही नहीं है। चले गए ना, वो आए थे अटेंडेंस में जुड़ने के लिए, फिर चले गए। ऐसे लोग फ्लाइंग स्क्वाड टाइप होते हैं बेटा, जैसे फ्लाइंग स्क्वाड आते हैं ना, फटाफट से राउंड लेके चले जाते हैं। ये लोग देखने आते हैं कि ओके क्लास शुरू हो गई, मैम आ गई, ओके ठीक है, चलो सब ठीक है, ओके, ऐसे आते हैं वो लोग, राउंड लेने आते हैं। वो वीआईपीज होते हैं, वो चीफ गेस्ट होते हैं क्लास के। और अब कार्तिक भैया देखो थोड़ा सा बस चाय पानी करके चले गए, वो भी नहीं है क्लास में। अंजन? मैम अंजन है। यस मैम। वेरी गुड। युवराज? नो मैम। युवराज नहीं है मैम। जतिन? है। आपको लग रहा है? यस मैम मैम। मीटिंग में है। अब है तो बोले, अब देखो Yes, ma'am. आवाज। ओके गुड, वेरी गुड। आपने सुना बेटी, बेटे पूरी बात को? यस मैम। चलो वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, सुनते हैं तो अच्छा लगता है, नहीं सुनते हैं तो मन में चिंता होती है, और कोई बात नहीं, ठीक है। चलो शांति पाठ करते हैं। जॉइन योर हेड्स। ओम शांति शांति शांति। Sai Ram, God bless you all. थैंक यू मैम Thank साईराम। you, ma'am. थैंक यू मैम, तायरा मैम। Thank you, ma'am. Welcome.